कभी सोचा है कि वो खाना जो हम ऑर्डर करते हैं वो आता कहाँ से है? खासकर तब जब उसका कोई फिजिकल रेस्टोरेंट ही ना हो। चलिए आज खाने की इसी नई और दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी डिलीवरी ऐप पर एक रेस्टोरेंट दिखा, खाना भी बड़ा जबरदस्त था, ऑर्डर भी किया, लेकिन जब उसे ढूंढने निकले तो वो असली दुनिया में कहीं मिला ही नहीं? तो ये सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक बिल्कुल नए बिजनेस मॉडल का हिस्सा हैं। सोचिए, ऐसे ब्रांड्स जो बिना किसी दुकान के एक ही वक्त में सैकड़ों जगहों पर मौजूद हैं। बड़ा अजीब है ना? चलिए इसी दिलचस्प कॉन्सेप्ट को आज समझते हैं। तो इस दुनिया में आगे बढ़ने से पहले कुछ शब्दों को समझना जरूरी है, जैसे कि घोस्ट किचन, क्लाउड किचन और वर्चुअल किचन। सुनने में तो ये सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन असल में इनके मतलब बहुत अलग अलग हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं घोस्ट किचन की। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक पिज्जा ब्रांड है जिसकी कोई दुकान नहीं, कोई टेबल कुर्सी नहीं, बैठने की कोई जगह नहीं, बस एक किचन है जहां शेफ काम करते हैं और ऑर्डर सीधा घर पर आता है, बस इतना ही। अब आता है क्लाउड किचन। अब जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जो शेफ्स के लिए एक तरह का कोवर्किंग स्पेस है, मतलब एक बहुत बड़ी किचन जिसमें कई अलग अलग रेस्टोरेंट ब्रांड्स एक साथ काम कर रहे हैं और सारी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, इक्विपमेंट सब आपस में शेयर कर रहे हैं। और तीसरा है वर्चुअल रेस्टोरेंट। ये कह सकते हैं कि एक तरह का साइड बिजनेस है। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है जो दोपहर के वक्त ज़्यादा बिजी नहीं रहता, तो वो अपनी उसी किचन का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नया सिर्फ डिलीवरी वाला ब्रांड शुरू कर सकता है। इससे उसकी कमाई भी बढ़ जाती है। तो ये टेबल इन तीनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। मालिक कौन है, किचन काम कैसे करता है और कौन सा मॉडल किसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। बस यही कुछ बातें हैं जो इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये चलन इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है? मतलब अचानक से ऐसा क्या हो गया? इसका जवाब छिपा है कुछ आंकड़ों में जो बताते हैं कि ये कितना बड़ा बाजार बन चुका है। सिर्फ 2025 में ही इस बाजार का साइज 82 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का हो चुका है। जी हां, 82.1 बिलियन डॉलर्स। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है और मजे की बात यह है कि ये तो बस शुरुआत है। लेकिन असली कहानी इसकी रफ्तार में है। अनुमान यह है कि 2032 तक ये बाजार 2 गुना होकर 183 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का हो जाएगा। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि ये सिर्फ कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, बल्कि फूड इंडस्ट्री का आने वाला कल है। तो इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे आखिर वजह क्या है? कई सारी वजह हैं। हमारी बदलती आदतें, मतलब ऐप से खाना मंगाने का बढ़ता क्रेज, रेस्टोरेंट खोलने के लिए महंगी जमीनें और बढ़ता खर्चा, टेक्नोलॉजी का आसान होना और हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी, इन सब ने मिलकर डिलीवरी ओनली मॉडल को आज की एक बड़ी जरूरत बना दिया है। अच्छा, तो इन किचन्स के अंदर आखिर होता क्या है? पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? चलिए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे इस पूरे सिस्टम की जान है, क्योंकि असली जादू तो वहीं छिपा है। तो जैसे ही कोई ऐप पर ऑर्डर प्लेस करता है, वो एक पूरे टेक सिस्टम से होकर गुजरता है। पहले ऑर्डर प्रोसेस होता है, पेमेंट होती है, फिर वो सीधा किचन में शेफ की स्क्रीन पर दिखता है। साथ ही साथ स्टॉक अपने आप अपडेट हो जाता है और डिलीवरी के लिए ड्राइवर भी असाइन हो जाता है। सब कुछ ऑटोमेटेड, ताकि गलतियों की गुंजाइश कम से कम रहे। अब बात करते हैं मुनाफे की। देखिए, फायदेमंद तो दोनों ही मॉडल हैं, लेकिन क्लाउड किचन में कम पैसा लगाकर जल्दी कमाई शुरू की जा सकती है। हाँ, ये बात सही है कि इसमें आपका कंट्रोल ब्रांड पर थोड़ा कम रहता है, लेकिन शुरुआती जोखिम भी काफी कम हो जाता है। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है, कोई एक सेलिब्रिटी ब्रांड एक ही वक्त में सैकड़ों शहरों में मौजूद कैसे हो सकता है? इसका जवाब है एक बहुत ही पावरफुल लीगल टूल, जिसे कहते हैं लाइसेंसिंग अग्रीमेंट। तो ये एक कानूनी समझौता होता है। इसी की वजह से बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी रेसिपी, अपना नाम, अपना पूरा कॉन्सेप्ट दूसरे रेस्टोरेंट्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देते हैं और इसी वजह से वो बहुत तेज़ी से हर जगह फैल जाते हैं। और ये सिर्फ किसी एक देश की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल ट्रेंड है जो पूरी दुनिया में खाने का तरीका बदल रहा है और हर बाजार में इसके अपने अलग रंग और अपने अलग स्वाद हैं। अगर ग्लोबल मार्केट को देखें तो इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी एशिया पैसिफिक रीजन की है। इस पूरी इंडस्ट्री का लगभग आधा हिस्सा, सोचिए लगभग 48.5% यहीं से आता है। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। वहां जो शुरुआती गोल्ड रश वाली तेजी थी, वो अब थोड़ी थम गई है। अब कंपनियां ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम कर रही हैं।
किचन यूनाइटेड जैसे बड़े खिलाड़ी भी अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं और इन्फ्लुएंसर लेड ब्रांड्स जैसे नए मॉडल सामने आ रहे हैं। यूरोप का बाजार अब एक मैच्योरिटी के दौर में पहुंच गया है। यहां अब आंखें बंद करके बस विस्तार करने के बजाय कंपनियां अपने ऑपरेशंस को बेहतर और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने पर ध्यान दे रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ है एशिया पैसिफिक रीजन, जो अभी भी जबरदस्त रफ्तार से बढ़ रहा है। भारत की रेबल फूड जैसी कंपनियां तो एक तरह से ब्लूप्रिंट बन गई हैं, जो दिखा रही हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके इस बाजार में तूफान लाया जा सकता है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या, भविष्य कैसा दिखने वाला है? चलिए देखते हैं कि ये ट्रेंड हमारी प्लेट में आने वाले खाने के भविष्य को कैसे आकार दे रहा है। तो देखिए, एक तरफ हैं कम जोखिम के साथ तेजी से आगे बढ़ने के शानदार मौके और दूसरी तरफ हैं बिना फिजिकल दुकान के ग्राहकों का भरोसा जीतने और बनाए रखने की बड़ी चुनौतियां। ये पूरा मॉडल इन्हीं दोनों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस बनाकर चलता है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारे खाने के ऑप्शन वर्चुअल होते जा रहे हैं, हम ज्यादा सहूलियत चुन रहे हैं या फिर अपने आसपास के कम्युनिटी रेस्टोरेंट्स को खो रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना जरूरी है।